बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा वक्र के आधार पर किस प्रकार से किसी कण की गति का अध्ययन किया जाता है तथा किस प्रकार से जो कण है उसके लिए स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन तथा कण की गति का समीकरण किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बोर्ड पर जो एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें वाई एक्सिस जो लिया हुआ है उसमें यू एक्स यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्रदर्शित की गई है और एक्स एक्स जो है उस पर स्थिति यानी कि एक्स डिनोट किया गया है। हम जानते हैं कि संरक्षी बल यानी कि यदि किसी कण पर संरक्षी बल है या फिर संरक्षी बलों के प्रभाव में यदि कण गतिशील है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थिति का फलन होती है, यानी कि U जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा स्थिति का फलन होती है यानी कि अक्ष का फलन होती है। तो यहाँ पर आपके सामने स्थितिज ऊर्जा वक्र दिया गया है कि इस प्रकार से एक स्थितिज ऊर्जा वक्र है जिसमें यदि कोई कण गतिशील है तो कण की ऊर्जा यानी कि कण की कुल ऊर्जा के आधार पर कण की गति किस प्रकार के क्षेत्र में होगी उसका अध्ययन हमारे को करना है। तो स्थितिज ऊर्जा यू एक्स वाई दिशा में डिनोट की गई है और अक्ष जो है एक्स अक्ष की दिशा में डिनोट किया गया है। उसके बाद में तीन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई गई है एम एन, एस टी और यू वी। ये कण की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं कि यदि कण की कुल ऊर्जा एम एन इस वक्र के द्वारा है तो कण की कुल ऊर्जा जो है उस के आधार पर कण जो है किस प्रकार से विभव क्षेत्र में यानी कि बाउंडेड रीजन में गति करता है। यदि कण की कुल ऊर्जा इस वक्र के आधार पर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एस टी है, इसके आधार पर है तो कण की कुल ऊर्जा जो है एस टी की लाइन के ऊपर है, एस टी लाइन से शो की जा रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होगा इसका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि स्थितिज ऊर्जा यू एक्स है तो इसका ऋणात्मक ग्रेडियंट यानी कि माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस डी यू एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट या स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन का ऋणात्मक मान कण पर कार्यरत बल को प्रदर्शित करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन का ऋणात्मक मान उस बल को प्रदर्शित करता है जिस बल क्षेत्र में कण की गति हो रही है या कण पर बल कार्यरत है। तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा का अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन और उसका ऋणात्मक मान है और यह कण पर कार्यरत बल को परिभाषित करता है या कण पर कार्यरत बल का मान बताता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये जो स्थितिज ऊर्जा का वक्र है इसमें कुछ बिंदु हैं जैसे P1, P2, P3 और ये P4। P1, P2, P3, P4 इस प्रकार के बिंदु हैं कि जो या तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है या अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, इस डायग्राम से हम ये देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये बात करना चाहिए कि डी यू अपॉन डी एक्स यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो यह यू एक्स का जो ग्राफ है, यू एक्स का जो ग्राफ है इस पर प्रवणता का मान होगा यानी कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। तो देखिए इस बिंदु पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये इस प्रकार से होगी, P2 बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये इस प्रकार से होगी, यहाँ पर इस प्रकार से होगी और यहाँ पर P3, P4 बिंदु पर इस प्रकार से होती है। यानी कि P1, P2, P3, P4 जो बिंदु हैं उन पर यदि इस वैल्यू के आधार पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह हॉरिजॉन्टल लाइन प्रदर्शित होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है, अतः यहाँ पर वक्र का ढाल कितना होता है, शून्य होता है और वक्र का ढाल शून्य होता है। इसी के आधार पर हम ये संतुलन के बिंदु डिफाइन करते हैं। संतुलन बिंदु, संतुलन के बिंदु
देखिए एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा कि du/dx का ऋणात्मक मान उस बल के बराबर होता है जिस बल क्षेत्र में कण जो है वो गतिशील है। अब देखिए संतुलन बिंदु पढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः आपके इसके बारे में बताना चाहूँगा कि du/dx यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर P1 बिंदु तक यदि हम पहुँचते हैं तो अक्ष बढ़ने के साथ में ux का मान कम हो रहा है, यानी कि अक्ष बढ़ने के साथ में ux का मान कम होता है। और P1 से यदि हम आगे चलते हैं P2 बिंदु की तरफ तो अक्ष बढ़ने के साथ में ux का मान भी बढ़ रहा है। तो दो प्रकार की गति होगी, कण की गति कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। यानी कि एक गति तो ऐसी है कि अक्ष बढ़ने के साथ में कण की स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है। दूसरी अवस्था में यहाँ से P1 से लेकर P2 बिंदु के मध्य कण की गति इस प्रकार की है, या जो स्थितिज ऊर्जा का वक्र है वो इस प्रकार का है कि अक्ष बढ़ने के साथ में u अक्ष का मान भी बढ़ रहा है। तो इसके आधार पर देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि कण की गति प्लस अक्ष की दिशा में होगी या माइनस अक्ष की दिशा में। देखिए अक्ष बढ़ने के साथ में यदि u अक्ष में कमी हो रही है, अक्ष बढ़ने के साथ में u अक्ष में कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? du/dx क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अक्ष बढ़ने के साथ में यदि u अक्ष के मान में कमी हो रही है, अक्ष बढ़ रहा है, u अक्ष में कमी हो रही है, तो du/dx के मान में क्या हो गई? कमी हो गई। इसका मतलब f कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये नेगेटिव ऑलरेडी एक निशान था, du/dx भी नेगेटिव हो गया। अक्ष इंक्रीज हो रहा है तो du/dx डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अक्ष इंक्रीज हो रहा है, du/dx इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब du/dx नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब बल यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक कण पर कार्यरत बल कौन सी दिशा में लगेगा? प्लस अक्ष की दिशा में लगेगा। तो इसका मतलब कण के ऊपर बल इस दिशा में लगेगा। ये एरो जो 3 एरो बनाए हैं ये प्लस अक्ष की दिशा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्ष जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी होती है, तो उस कण पर कार्यरत बल जो है वो धनात्मक अक्ष दिशा में लग रहा है। अब दूसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं कि अक्ष बढ़ने के साथ में ये हो गई। अब अक्ष बढ़ने के साथ में du/dx भी इंक्रीज हो रहा है। अक्ष बढ़ने के साथ में du/dx भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए अक्ष बढ़ने के साथ में ये भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका मान क्या हो गया? अब पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव ऐसा कैसा रह गया? इसका मतलब F जो है बल वो कौन सी क्या हो गया? F का मान क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो F नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि कण पर जो बल है वो कार्यरत कौन सी दिशा में होगा? माइनस अक्ष की दिशा में होगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये डायग्राम इंडिकेशन शो कर रहा हूँ एरो के माध्यम से कि देखिए जब यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक कण गति करता है तो उस पर प्लस अक्ष की दिशा में बल लग रहा है। लेकिन जब ये कण जो है यहाँ से आगे की तरफ चलता है तो उस पर बल इस तरीके से लग रहा है कि ये माइनस अक्ष की दिशा में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कण चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, उस पर बल हमेशा इस बिंदु की तरफ लगता है। यानी कि कण पर कार्यरत बल हमेशा इस प्रकार का है कि वो उसको संतुलन बिंदु की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कण की गति, और ये तीन मैंने एरो बनाए हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कण की गति यदि यहाँ से इस तरफ गतिशील है, ठीक है, कण की स्थितिज ऊर्जा वक्र ये शो करता है, तो कण पर कार्यरत बल F जो है प्लस अक्ष की दिशा में है। और यदि कण P1 से लेकर P2 के मध्य किसी बिंदु पर है और उस पर बल कार्यरत है तो उस बल की दिशा माइनस अक्ष की तरफ होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि
कण पर कार्यरत बल हमेशा उसको संतुलन बिंदु की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं संतुलन बिंदु के बारे में कि संतुलन बिंदु क्या होते हैं। देखिए, संतुलन बिंदु के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं P1, P2, P3, P4 जो 4 बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक होगा स्थायी संतुलन बिंदु और दूसरा होगा अस्थायी संतुलन बिंदु। अस्थायी संतुलन बिंदु। तो अब इनकी कैटेगरी किस हिसाब से, किस प्रकार से हम इनको अलग करेंगे। देखिए, स्थायी संतुलन बिंदु और अस्थायी संतुलन बिंदु जो है, ये जो 4 बिंदु मैंने बताए थे संतुलन के बिंदु हैं, P1, P2, P3, P4। इनमें से देखिए, ये जो बिंदु है P1, इसकी गति के बारे, इस बिंदु के आसपास कण की गति के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यदि कण पर कार्यरत बल यहाँ पर कण स्थित है तो उस पर यदि बल कार्यरत है तो वो उसको हमेशा इस बिंदु की तरफ लाने की कोशिश करता है। कण को यदि यहाँ से विस्थापित किया जाता है, इसको आगे ले जाया जाता है, तो कण पर बल एक इस प्रकार का कार्यरत है कि वो वापस इसको इसकी मूल अवस्था में लाने की कोशिश करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि P1 बिंदु पर स्थित कण पर यदि किसी प्रकार का कोई बल लगाया जाता है और कण को डिस्प्लेस किया जाता है तो कण पर ये जो फॉर्मूला था F इक्वल टू माइनस dux/dx, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कण पर बल इस प्रकार का कार्य करेगा कि वो उसको वापस इसी स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 बिंदु है वो स्थायी संतुलन का बिंदु होता है। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि P3 और P1 एक प्रकार के हैं, केवल स्थितिज ऊर्जा का अंतर है कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अलग है, यहाँ पर अलग है, दोनों बिंदु एक ही तरीके के हैं। तो P1 और P3 जो हैं वो दोनों ही स्थायी संतुलन के बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं P2 की। P2 यहाँ पर यदि कण है, यदि इसको इस दिशा में विस्थापित किया जाता है तो कण पर कार्यरत बल, इसको हमेशा कण को इधर विस्थापित किया गया तो ये कण को कहाँ लेके आने की कोशिश करेगा, इधर लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर होगा तो इस प्रकार से, ये एरो मैं वापस पूरे में बना देता हूँ। तो देखिए, यदि कण यहाँ पर है और यदि उसको हल्का सा विस्थापित कर दिया जाता है तो कण पर कार्यरत बल ऐसा होता है कि वो उसको उस बिंदु से दूर ले जाने की कोशिश करता है। यानी कि P2 बिंदु ऐसा बिंदु है कि इस बिंदु से यदि कण को हम विस्थापित करते हैं तो बल जो है कण को कण पर कार्यरत बल इस प्रकार का होता है कि वो उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है। तो दूर ले जाने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये संतुलन का बिंदु तो है लेकिन स्थायी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये P2 क्या हो गया, अस्थायी संतुलन का बिंदु है कि अस्थायी है वो। इसी प्रकार से P4 स्थायी और अस्थायी संतुलन के बिंदु के लिए मैंने पहले ही बताया था कि ये बिंदु P1, P2, P3, P4 ऐसे बिंदु हैं कि इन सभी बिंदुओं पर dux/dx इक्वल टू कितना आता है, 0 आता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा के वक्र पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे इन बिंदुओं पर तो उस स्पर्श रेखा का मान कितना आता है, स्लोप क्या आता है, 0 आता है। इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या आता है, 0 आता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा खींची तो वो क्या आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होने के कारण से हम कहते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के वक्र पर स्पर्श रेखा का ढाल 0 आता है, 0 आता है अर्थात dux/dx इक्वल टू 0। और हम कह सकते हैं कि कण पर कार्यरत बल 0 होगा। यानी कि इन चारों बिंदुओं पर P1, P2, P3, P4 जो बिंदु हैं, इन चारों बिंदुओं पर कण पर कार्यरत बल का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन का मान 0 होता है और हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू माइनस dux/dx होता है। इसका मान 0 है तो F का मान भी 0 होगा। अतः
इन चारों बिंदुओं को संतुलन के बिंदु कहते हैं, लेकिन इनमें से जो P1 और P3 बिंदु हैं उनको स्थायी संतुलन के बिंदु कहते हैं, तथा P2 और P4 जो दो बिंदु हैं उन पर भी स्थितिज ऊर्जा के वक्र का ढाल शून्य प्राप्त होता है, अर्थात बल का मान शून्य है, लेकिन इन बिंदुओं को हम अस्थायी संतुलन के बिंदु कहते हैं। तो इन चारों ही बिंदुओं पर कण पर कार्यरत बल का मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात इन चारों अवस्थाओं पर कण पर किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता है। इसलिए इन चारों बिंदुओं को संतुलन के बिंदु कहते हैं, लेकिन P1 P3 स्थायी संतुलन और P2 P4 अस्थायी संतुलन के बिंदु कहलाते हैं।